हेलो बच्चों, माई सेल्फ सचिन भूषण और आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। जानेंगे इस टॉपिक में इसके अंदर किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपके कोई भी एग्जाम्स हो, नीट हो, जेई हो, किस तरीके से इसकी यूजेस आती है रेडॉक्स टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में। इस वीडियो में एंड में हम लोग सारा जेई का पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। जैसा आप लोग ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, स्टोइचियोमेट्री। इसमें क्या था, जो भी हम लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो इसमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ रही थी। इसमें किसकी जरूरत पड़ रही थी? बैलेंसिंग। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। बट इस कॉन्सेप्ट में हम लोग की बैलेंस की कोई नीड नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में बैलेंस की कोई नीड नहीं है। जैसे अगर आप लोग से मैं पूछूं कि मोलर मास क्या होता है, अगर मैं पूछूं मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, देखिए इसको आप क्या बोलोगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। क्या हम लोग बोलते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड का जो मास है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आप लोग से कोई पूछे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो आप क्या इसको बोल सकते हैं? मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड। एक इक्विवेलेंट कंपाउंड का जो मास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास। या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, it is the mass of compound which can react or displace 1 gram H2, 8 gram O2 and 35.5 gram Cl2। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मास, मोलर मास को मैंने क्या बोला? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। इक्विवेलेंट मास को मैंने क्या बोला? मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड। इसको और क्या बोल सकते हैं? इट इज द मास ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन रिएक्ट और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ O2 और 35.5 ग्राम ऑफ Cl2। इसका मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं। आइए अब जैसे हम लोग इस पर बात करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, इसको नोट कर ली। देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट का हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट मास अभी हम लोग क्या बोलो, अगर मान लीजिए कोई यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं A प्लस बी C प्लस डी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A is equal to number of gram equivalent of B is equal to, मतलब सारा number of gram equivalent of C is equal to number of gram equivalent of D। कहने का मतलब क्या है? 1:1 रेशियो में। बट अगर हम लोग स्टोइचियोमेट्री में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है? कोई बैलेंसिंग की जरूरत आपको नहीं है, बस आप उसके इक्विवेलेंट को बराबर करते चलो। तो सर ये बताओ कि सर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। तो आइए इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का। तो इसमें आप जो देख रहे हैं
तो अगर मैं बात करूं, पहले बैलेंस करता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे अगर 2 लगाऊं तो यहां पे क्या लगा दूं 3। तो आप बोल सकते हो यहां पे 1 मोल ऑफ N2 प्लस 3 moles of H2 gives 2 moles of NH3, ठीक है। बट अगर हम लोग यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3। बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके मन में आएगा सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं कैसे निकालूं? आइए देखिए, यहां पे क्या था, अगर आप इसके स्टैचोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप इसको बैलेंस कर रहे हो, बट अगर हम इसमें बात करेंगे तो बैलेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखा जाए यहां पे कि अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी कुछ फॉर्मूला जाने हम लोग। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो देखिए यहां पे सबसे मेन आपको बता रहा हूं मोल इनटू एन फैक्टर। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स का, तो मैं कैसे लिखता हूं, वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन क्या लिखता हूं, मोलर मास। वेट अपॉन क्या लिखता हूं, मोलर मास। अब देखिए यहां पे एक बात कि अगर मैं आपको बोलूं यहां पे इक्विवेलेंट वेट, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बोलिए या वैलेंसी फैक्टर बोलिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है। जैसे यहां पे क्या मैं बोला इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। अब इसको मैं कैसे इस तरह से रिलेट करता हूं, आप देखिए इक्विवेलेंट वेट को क्या बोला, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। अब आते हैं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब देखिए क्या मैं इसको रिलेट करके एक टॉपिक जो है नॉर्मलिटी, क्या मैं उस पे भी आ सकता हूं? आप पहले इसको नोट करिए, आइए बच्चों यहां पर लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मलिटी का, ठीक है। जैसे हम लोग मोलारिटी पढ़े थे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट is present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। अब इसके हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं। आइए क्या लिखेंगे यहां पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब आपसे कोई पूछेगा कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या लिखिएगा आप, यहां पे लिखिएगा ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या आप इसको बोल सकते हैं, मैं क्या बोला नॉर्मलिटी में, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर नॉर्मलिटी क्या हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आपसे कोई पूछेगा तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कोई अगर आपसे पूछे कि वेट ऑफ ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। तो देखिए अगर कोई आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछे तो क्या लिख सकते हो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आइए देखिए यहां पे, तो यहां पे हम लोग क्या जाने, यहां पे हम लोग क्या जाने, अभी हम लोग पहला में क्या पढ़े थे, पहला में हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या पढ़े थे, मोल इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू एन फैक्टर। इसको और अगर मैं तोड़ूं तो क्या लिख सकता था, वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग और लिख सकते थे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू एन फैक्टर, सारे मोल्स वाले टर्म में। अब देखिए यहां पे मैं क्या बात कर रहा था, नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी में मैं क्या बोला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या अगर आपसे सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपसे मांगे कोई, अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो क्या आप ये लिख सकते हो, अगर आपसे कोई बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आप लिख सकते हो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या आप ये लिख सकते हो, तो यहां पे क्या हम लोग दो बात जाने कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक ये मोल इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू एन फैक्टर, और दूसरा क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इसलिए इसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग मोलारिटी से, फिर इसके बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसको नोट करें, आइए बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे यहां पे कि रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, अगर कोई आपसे पूछे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, तो जनरली हम लोग जानते हैं यहां पे कि जो अगर हम लोग अभी नॉर्मलिटी निकाल रहे थे तो क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, हम लोग ये बोल रहे थे वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हम लोग क्या बोले थे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या बोल रहे थे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहां पे क्या था, वॉल्यूम इन लीटर। यहां पे ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में मैंने क्या बोला, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब एक बात बताइए, इक्विवेलेंट वेट को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और यहां पे क्या है, वॉल्यूम, यहां पे क्या था, वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पे क्या यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये वाला पूरा टर्म क्या मोल होगा, ये वाला क्या पूरा टर्म मोल होगा, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, एन फैक्टर तो ऊपर चला जाएगा, मैथमेटिक्स क्या बोलता है, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। देखिए बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोलूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो क्या इस पूरे टर्म को क्या हम लोग मोल बोल सकते हैं, और मोल अपॉन वॉल्यूम इन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, मोलारिटी होता है। क्या इस पूरे टर्म को क्या मोलारिटी बोल सकते हैं, मोल, आइए एन फैक्टर क्या होगा, मैथ्स क्या बोलता है, ऊपर चला जाएगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर जो नॉर्मलिटी आपने बोला वो क्या हो सकता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर।
क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं? तो क्या रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी मोलारिटी में? क्या रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में? कोई आपसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछे, कोई आपसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछे तो आप क्या लिखोगे? अगर कोई आपसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपसे पूछे, कोई आपसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पे बेटा वॉल्यूम इन लीटर नहीं होगा, ठीक है? हाँ ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछे तो क्या लिखेगा? मोल इनटू एन फैक्टर, पहला। दूसरा क्या है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तीसरा क्या है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। क्या आप इतना बोल सकते हैं? क्या आप इतना बोल सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़े, नोट करें। देखिए बच्चों, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन। तो हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा कि जो नॉर्मेलिटी होगा वो क्या होगा? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये मन में डाउट होता है, सर एन फैक्टर मैं कैसे निकालूं, कैसे आ गया? कहीं 2, कहीं 3, कहीं 1, ये कैसे आ गया? तो ठीक है, आप यहां पे देखिए, ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहां पे 0.2 है और एन फैक्टर है, सवाल क्या है सर कि अगर एन फैक्टर मिल जाए तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। बट सवाल ये है कि एन फैक्टर आएगा कहां से, कैसे आएगा, एन फैक्टर होता क्या है? तो आइए बेटा यहां पे एसिड है ना, एसिड है ना, एसिड का हम लोग क्या चेक करते हैं? बेसिसिटी। अब बेस का हम लोग क्या देखते हैं? एसिडिटी। सॉल्ट का क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कैटाइंस या नंबर ऑफ एनाइंस, किसी का एक ले लो। तो यहां पे अगर हम एसिड का बात कर रहे हैं तो ये एसिड आपके एक्वस सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ H+ फर्निश कर रहा है? तो ये देखिए, अगर जनरली कुछ ना दिया हो तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं सर 2H+ प्लस SO4 2-। तो कितना नंबर कर रहा है? 2 कर रहा है। कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। अगर इसके जगह HCl रहता तो मैं क्या बोलता? कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। अगर नाइट्रिक एसिड रहता तो कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। ठीक है, तो क्या यहां पे इसका जो बेसिसिटी है, क्या यहां पे आप बोलते हो ना इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। एसिड के लिए बेसिसिटी बोल देंगे, बेस के लिए एसिडिटी बोल देंगे। और देखिए एन फैक्टर निकालने का और रिडॉक्स में भी अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है। सारे पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आएंगे। जैसे KMnO4 का हम लोग केसेस पढ़ते हैं एसिडिक में, स्लाइटली न्यूट्रल या अल्कलाइन में, फिर क्या पढ़ते हैं? बेसिक में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग K2Cr2O7 का पढ़ते हैं, फिर आपका ऑक्सैलिक एसिड का पढ़ते हैं। कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मैं क्या बोला? इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या सर आप इसको मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे एन फैक्टर जगह क्या मैं रख सकता हूँ सर? 2 रख सकता हूं। तो आंसर क्या होगा? 0.4, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं एक अलग सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं, इसको आप नोट करो, इसके नोट करो। उसके बाद बताएंगे कि नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर मोलरिटी दिया हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट करें। अगर यहां पे दिया हुआ है नॉर्मेलिटी AX/BY, अगर यहां पे इस तरीके से दिया हुआ है नॉर्मेलिटी AX/BY, तो आप क्या पूछोगे? नॉर्मेलिटी क्या होगा? A का और B का। नॉर्मेलिटी क्या होगा? A का और B का। अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या आप इसको लिख सकते हो? नॉर्मेलिटी ऑफ A का। तो A का आप क्या इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या? AY+, और क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? BX-, क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसका क्या नॉर्मेलिटी होगा? N, और इसका भी क्या नॉर्मेलिटी होगा? N। एक कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर यही आप लोग का दिया रहे मोलारिटी AX/BY, तो आप लोग क्या करोगे? अब मैं आपसे इससे पूछ दिया, इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बेस्ड एक आप लोग को क्वेश्चंस करवाता हूं।
इसको आप लोग जब तक ट्राई करो। देखिए बच्चों, यहां पे आप लोग के लिए दो क्वेश्चन है, एक नॉर्मलिटी पूछ रहा है, एक मोलरिटी पूछ रहा है। तो ध्यान देते हैं हम लोग सबसे पहले। हाँ, यहां पे क्या था, नॉर्मलिटी ax by की मैंने बात किया था। तो क्या बोला, नॉर्मलिटी ऑफ ay प्लस n या bx माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे अभी आप लोगों को मैंने दिया कि मोलरिटी निकालो, तो क्या हम लोग यहां पे कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलरिटी ऑफ a y प्लस, तो क्या बोलोगे सर? क्या बोलोगे सर? यहां पे x, क्या बोलोगे सर? यहां पे x, जो इसकी ये रहेगा ना, उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आपको यहां पे बोले मोलरिटी ऑफ किसका, bx का, तो इसका क्या है, y के साथ आपका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को ट्राई करें थोड़ा, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। चलिए, यहां पे क्या है, 0.3 नॉर्मलिटी H3PO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ PO4 माइनस, इसकी नॉर्मलिटी निकालना है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि अगर आपसे नॉर्मलिटी पूछ रहा है तो जो है सो वही लिख दो, जो है सो वही लिख दो। जैसे ये n के जगह पे क्या 0.3 है ना, तो जो है सो लिख दो यहां पे। तो क्या होगा, इसका जो नॉर्मलिटी होगा, इसका जो नॉर्मलिटी होगा, नॉर्मलिटी ऑफ PO4 माइनस का क्या होगा 0.3। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। बट अगर मोलरिटी पूछ रहा है, अगर आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H प्लस, यही है ना, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H प्लस। ठीक है, अगर मुझसे मोलरिटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे? ठीक है, देखिए यहां पे जैसे अगर इस क्वेश्चन में बात की थी कि मोलरिटी दिया हुआ था, तो इसका जो ये है ना, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोलरिटी को, y है ना इसका, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोलरिटी का। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे बेटा, इसका H प्लस का मांग रहा है ना, H प्लस का मांग रहा है, H प्लस का, तो अगर H प्लस का मांग रहा है तो आप जो भी है मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.9। इसको नोट करिएगा आप लोग। एक सेकंड बच्चे, यहाँ पे एक सेकंड आप लोग यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में एक साइड एरर है, क्वेश्चन में एरर है। हम लोग क्या जानते हैं कि मोलरिटी इंटू नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में एरर है यहाँ पे, या तो यहाँ पे मोलरिटी होगा और नॉर्मलिटी पूछ रहा होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ठीक है, आइए बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक टॉपिक, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इस तरीके का जो आपका न्यूमेरिकल रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे कि n फैक्टर, सबसे पहला जो स्टेप होता है आप लोग का, जो n फैक्टर होता है उसको निकाल लीजिए। n फैक्टर निकालो, n फैक्टर निकालो, सबसे पहला स्टेप। फिर हम लोग स्टेप टू में बोलेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो गिवन है उसको बराबर कर दो, किसके साथ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिसका निकालना होगा। मैं क्या बोला बेटा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइप का जो भी आपका जो न्यूमेरिकल आएगा, एसिड बेस आ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब का बेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग n फैक्टर निकालो, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो आपका दिया हुआ है और जिसका निकालना है उसको बराबर कर दो, एकदम सेम रेशियो में बराबर कर दो, कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
तीसरा स्टेप में क्या है, अप्लाई द फॉर्मूला। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्या आप लोग ये करोगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये करोगे। क्या आप लोग ये करोगे, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, आप लोग क्या ये करोगे। बस मेनली जो होगा ना, आप लोग इसकी यूज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। आइए कुछ हम लोग जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से मैं बात करूंगा आप लोग का इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, कि सर ऐसा टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए आप लोग को इक्विवेलेंट वेट जानना होगा। क्या होता है, उसका मोलर मास, उस कंपाउंड का मोलर मास निकाल लो। अगर एसिड है तो एसिडिटी कर दो, मतलब एसिड है तो उसका बेसिसिटी निकालो, कितना H+ दे रहा है। जैसे अगर मान लीजिए अभी हम एक बात किए थे इसका H3PO4 का, H3PO4 का, तो देखिए अगर कोई आपसे इसका एन फैक्टर पूछता है, अगर कोई आपसे इसका एन फैक्टर पूछता है तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे। इसकी सबसे पहले तो आप लोग को स्ट्रक्चर जानना हो इस तरीके से। आइए, तो यहां पे 3 H है ना, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां। देखिए बेटा, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो, तो कितना H+ दिया ये एक्वस सॉल्यूशन में, 3, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 3। ठीक है, तो आइए इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। जैसे एक बात और भी एन फैक्टर में हम लोग बात करेंगे। पहला नंबर क्या है, एन फैक्टर। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन, बराबर कर दो जिसका निकालना होगा। तीसरा क्या है कि फॉर्मूला कीप इन माइंड। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि एन फैक्टर किसके किसका, कुछ इंपॉर्टेंट एन फैक्टर हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं। आप लोग इसको नोट करो। देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग जानेंगे कुछ कंपाउंड का कैसे एन फैक्टर निकालेंगे, जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में उसका यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप बात करें KMnO4 का, तो इसकी 3 केसेस होती है। आइए तीनों देखते हैं। एक H+ बोल दूं तो क्या बोल दूं, एसिडिक मीडियम। क्या बोल दूं, एसिडिक मीडियम। इसमें जो होता है वो क्या होता है, Mn2+। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालना आप लोग को वो जानना जरूरी है। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, अगर नॉर्मल की बात कर रहा हूं तो -8+1, अल्कली मेटल +1+1 ग्रुप। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2+2 ग्रुप, तो ये क्या है, अल्कली मेटल। तो यहां पे +1 होगा, यहां पे -8 होगा, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो यहां पे कितना होगा, +7 होगा। अब देखिए ये 7 है, ये 2 है, तो आप 7 और 2 से अगर माइनस कर दोगे तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। वैसे आप लोग याद करना चाहो तो 5 3 1 से याद कर सकते हो, बट चलो मैं समझा देता हूं। अगर मैं यहां पे बोलूं स्लाइटली अल्कलाइन या न्यूट्रल, या मैं न्यूट्रल बोलूं या स्लाइटली अल्कलाइन बोलूं, तो यहां पे या क्या बोल दूं बेटा, यहां पे स्लाइटली अल्कलाइन, तो यहां पे क्या होता है, MnO2 में बनता है। एक ऑक्सीजन -4 लग गया, बचा कितना, +4। +7 से -4 माइनस करो तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं क्या, अब हम लोग बेसिक मीडियम, OH- या आप इसको बेसिक मीडियम बोलो। ठीक है, यहां पे जो बनता है हम लोग डायरेक्ट समझते हैं, Mn+6 होता है। तो 7 और 6 में माइनस होगा तो कितना एन फैक्टर होगा, माइनस करना है, जितना है जितना आया ऑक्सीडेशन दोनों को माइनस करना। कितना है, 1। तो आप ऐसे भी इसकी 3 केसेस आप याद कर सकते हो। देखो KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का तो रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देगा, चाहे मैं किसी के साथ दूं भी। ठीक है, अगर इसको मैं इसके साथ भी दूं, किसी के साथ दूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, मतलब खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो क्या ये हम लोग देख लिए यहां पे, इस 3 केस को आप लोग या मतलब ध्यान दो। ठीक है, बाकी का ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं एक बता देता हूं 2 नंबर वाला, मैं आप लोगों को बता देता हूं 2 नंबर वाला, बाकी आप इसको आयरन पाइरेट बोलते हैं।
इसमें आप Cu2S का आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। इसका हम सॉल्व करते हैं, आप इसको फिलहाल नोट करिए एक बार। आइए बच्चों, इसका हम लोग एन फैक्टर देखते हैं कैसे निकालना होगा। अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में आपका KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है FeC2O4 का, और ये अगर एसिडिक मीडियम में है, तो किस तरीके से हम लोग इसका रिएक्शन किस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसकी एन फैक्टर, वो हम लोग सीखते हैं। क्योंकि इसकी एन फैक्टर तो मुझे पता चल गया कि इसका 5 होता है एसिडिक मीडियम में। इसका कैसे निकालेंगे कंबाइंड का, इसका एन फैक्टर टोटल कैसे निकालेंगे, वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पे अभी जैसे मैं एक बात किया यहां पे कि KMnO4 है, तो ये क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद का रिडक्शन करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए क्या होता है, देखिए FeC2O4, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पे सबसे पहले अगर हम लोग इसको ब्रेक भी करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, Fe2+ लिखते हैं प्लस C2O4 2- लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑलरेडी कौन से स्टेट में, +2 में, और आयरन क्या है +3 तक जाता है, फेरस फेरिक। तो कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, Fe+3 तक जाएगा, ठीक है। अब इसका निकाला जाए, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का 8, 4 का 8, 2 चला गया, 2 चला गया, नहीं आप ऐसे समझो, अगर आपको C का बोल रहा निकालना है, एक C का x बोलोगे तो 2 C का 2x बोलोगे, -8 -2, तो 2x कितना हो गया, +6, x कितना हो गया, 3 हो गया, x कितना हो गया, 3 हो गया, यहां पे 3 कर दीजिए सर। और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो किस में जाता है सर, CO2 में जाता है, किस में जाता है, CO2 में। अब C का निकालो, एक ऑक्सीजन का कितना, -2, तो 2 का कितना, -4, तो यहां पे कितना, +4, ठीक है। नहीं समझ में आया सर, चलिए मैं फिर से दिखाता हूं आप लोगों को, यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए यहां आइए। सबसे पहले सर मैं इसको तोड़ा, तो यहां पे मैं क्या लिखा, Fe2+ प्लस C2O4 2-। अब मैं बोला इसको ऑक्सीडाइज करो, इसको ऑक्सीडाइज करो। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो Fe+3 में जाएगा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 में जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहां का C का, एक ऑक्सीजन का -2, तो यहां पे निकालो। अगर C का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो C का x बोले तो 2C का 2x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का कितना, -8, बराबर में क्या है, -2, तो 2x +6, x +3। अब यहां पे आप सर यहां पे क्या कर दीजिए, +3 लिख दीजिए। अब इसका निकाले, 1x -4, तो क्या हो गया, +4। अब यहां पे मजा है ये देखने का कि सर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आइए देखिए सर, ये 2 है, ये 3 है, चेंज कितना का हो रहा है सर, 1 का। सर ये 3 है, ये 4 है, सर ये 3 है, ये 4 है, चेंज कितना का सर, चेंज कितना का, तो बोलोगे एन फैक्टर। देख लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में क्या है, 2, ऐसे नहीं, 3 है कितना, -4, यहाँ पे 1 हुआ। एन फैक्टर नेवर भी निगेटिव, ध्यान देने का बच्चों, एन फैक्टर कभी निगेटिव मत लिखना। यहाँ पे मोड में लिखते हैं, कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। तो इसका जो एन फैक्टर कितना आया, 2 आया। अब हम बोलेंगे एन फैक्टर टोटल, क्या मैं बोलूंगा, एन फैक्टर टोटल। आयरन वाले का कितना, 1, इसका कितना, 2, टोटल मिला के कितना, 3। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया, नोट करिए, इसका ट्राई करिए थोड़ा सा। आइए बच्चों, यहां पे हम लोग देखते हैं इसका Fe2SO4 का O3। सबसे पहले तो क्रॉस वाला जानते हो, ये लिख लो, कैसे लिखोगे, Fe3+ प्लस SO4 2-, ठीक है।
SO4 2 माइनस। अब ये मैक्सिमम में है, ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब किस में जाएगा, Fe+2 में जाएगा, Fe+2 में जाएगा। अब एक ऑक्सीजन का 4 है तो 8, 2 चला गया तो +6, 2 चला गया तो +6। अब ये किस में जाएगा मैक्सिमम में, तो SO2 +4 में, +4 में। अब निकालो चेंज, यहां का 1 हो गया, यहां का क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो रही है, देखा जाए थोड़ा, मैंने सही तो लिखा है ना, सही लिखा है, सही लिखा है जनाब। ओहो, मिस्टेक, बवंडर मिस्टेक। क्या हुआ है, तो देखिए यहां पे क्या है, होल 3 है, यहां पे क्या है, होल 3 है, ये +6 से 4 जा रहा है, तो चेंज कितना, 2 का है, कितना यहां पे 3, तो चेंज कितना का होगा, 6 का। नहीं समझे सर, ओ यार क्या सर, आपसे तो गलती हो गया। आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे, यहाँ पे आइए सर, देखो सर, देखो ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, चेंज कितना, 2 का, यहां पे है कितना, 3 का। तो अगर इसकी मैं चेंज निकाल रहा हूं तो इसका जो एंड फैक्टर होगा वो क्या होगा, 6 में से 4 6, ठीक है। क्यों सर, यहां पे होल 3 है, सर यहां पे होल 3 है, ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे होल 3 है। सर इसका कितना तो हो गया, 1 हो गया, तो एन फैक्टर टोटल, एन फैक्टर में अगर बात करूं टोटल का 1, और यहां का कितना 6, एन फैक्टर कितना का है। अजय सर देखो एक और मिस्टेक, सर 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 एक और मिस्टेक, सर एक और मिस्टेक, देखो यहां पे, सर यहां पे 2 है, सर यहां पे 2 है, सर यहां पे 2 है, तो यहां पे 2 है, तो यहां पे क्या होगा सर, 2 होगा। कैसे सर, जब हम लोग चेंज लिखते हैं ना किसी का, तो जो नीचे दिया रहता है उसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर क्या बोलेंगे, 3 से -2 में हो रहा है, सर 2 आया, तो सर एन फैक्टर टोटल कितना हो गया, सर 8 हो गया। एन फैक्टर टोटल कितना हो गया, तो 8 हो गया। इसको नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने क्या बेटा स्टार्टिंग में गलती किया कि मैंने ये नहीं देखा, ठीक है, फिर मैंने ये नहीं देखा, तो चलिए इसको सॉल्व करो, इसको मतलब इसको नोट करो। आइए बेटा, ऐसा टाइप में एक बार एन फैक्टर टोटल हम लोग निकालना सीखते हैं, एन फैक्टर टोटल, इसके बाद हम लोग टाइट्रेशन का क्वेश्चन करेंगे। यहां पे देखो क्या होगा, पहला नंबर आप लोग ना ऑक्सीडेशन स्टेट सबका लिखो, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ठीक है। जैसे मान लो एक का बता रहा हूं, यहाँ पे -2 है, एक सल्फर का, तो यहां पे क्या होगा, कॉपर का +1 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन -2, 2 का -4, तो यहां पे कितना होगा, 4, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं एन फैक्टर टोटल निकालना है, अगर मैं बोलूं इसका एन फैक्टर निकालो, देखो कैसे लिखना है, देखो कैसे कैसे लिखना है, देखो एन फैक्टर, यहां पे ध्यान से देखो, ये जो 2 है ना उसको ऐसे लिखो, मोड लगाओ, लिखो +1 से माइनस कहां जा रहा है, 2 पे, कितना हो रहा है बेटा, यहां पे कितना हो रहा है, +1 से 2 पे जा रहा है, -1 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 यहां पे आ रहा है। सर सल्फर का लिखते हैं, सल्फर का यहां पे कितना है, 1 है, सल्फर का यहां पे कितना है, 1 है, देखो यहां पे -2 -4 कितना हो गया सर, 6। एन फैक्टर टोटल अगर मैं बात करूं, एन फैक्टर अगर मैं टोटल का बात करूं, एन फैक्टर टोटल, एन फैक्टर टोटल का अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 6 + 2 मतलब 8 होगा, ठीक है। इसका बनाया जाए सर, इसका बनाइए आप लोग, एक बार ट्राई करो। आइए बच्चों ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये क्या मैं बोला, आयरन पायराइट, हालांकि मैं आपको बोला था प्रैक्टिस करने खुद, पर चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक ऑक्सीजन का 2, तो 3 का कितना 6,
-6 प्लस 6 यहाँ पे 2 है तो +3, -4 +4 और यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये 3 हो गया तो इसको 2 होना पड़ेगा और इसको यहाँ पे -1, ऐसे भी आयरन पाइरेट का सल्फर क्या होगा बेटा -1। तो अब देखा जाए कि कैसे हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे। सर Fe से Fe2O3 में जा रहा है तो इसका जो चेंज होगा वो 1 का होगा और इसका चेंज हम लोग निकालते हैं। यहां पे 2 है, यहां पे -1 है, यहां पे -4 है तो कितना हो गया -5, मतलब 5 2 10। एन फैक्टर टोटल कितना हो गया 8 + 10 11। कैसे समझ में आया? देखिए ये +3 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पे अगर एक की मैं बात कर रहा हूं ना +2 में तो -1, ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर +2 का चार्ज है तो यहां पे क्या होना चाहिए -2 का चार्ज ओवरऑल, ठीक है। तो यहां के चेंजेस मैंने पहले इसका चेंज निकाला, फिर इसका चेंज निकाला, फिर दोनों का एन फैक्टर ऐड कर दिया। अब आप लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो चुके हैं। अब देखिए मैं कैसे क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। चलिए नोट करिए। आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग कुछ जे मेंस का पीवाईक्यू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन कैसे लिखते हैं, SO3 2-, ठीक है। अब इन एसिडिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, मैं आप लोगों को बताया था अभी जस्ट बताया था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का 3 स्टेप। सबसे पहले एन फैक्टर निकालो, दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिसका गिवन है, अब किसका निकालना है उसके बराबर करो। तीसरा फॉर्मूला लगा देते हैं ना, मोल इनटू एन फैक्टर या मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जैसा अकॉर्डिंग टू डाटा जो दिया हुआ है। यहाँ पे तो मुझे एक ही चीज लग रहा है कि मोल इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अधिकतर क्वेश्चन आपका मोल इनटू एन फैक्टर पे ही बन जाएगा। बस आप लोग इसको संभाल लो, इसको निकालना सीख जाओ कि इसका वर्ड में क्या बोल रहा है। कि अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि KMnO4 रिएक्ट कर रहा है SO3 2- से, तो रिएक्शन हो गया एसिडिक मीडियम है तो ये किस में जाएगा Mn+2 में, ये किस में जाएगा SO4 2- में, राइट। ठीक है। अब देखिए सर ये तो +7 है, ये होगा तो रिड्यूस होगा। इसका एन फैक्टर कितना था, इसका एन फैक्टर कितना था 5 था। सर यहाँ पे 6 में से 2 गया +4, यहाँ पे सर 8 में से 2 गया +6। इसका एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर कितना 2 हो गया, इसका एन फैक्टर कितना हो गया। तो जो स्टेप 1 में मैंने बताया आप लोग को कि सबसे पहले एन फैक्टर निकालो। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का बराबर करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। चलिए यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, हम लोग ने निकाल लिया कि इसका एन फैक्टर 2 हो गया, इसका एन फैक्टर 5 हो गया। चलिए आते हैं हम लोग अब स्टेप 1 तो हम लोग ने कर लिया, स्टेप 2 करता हूं मैं। क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, ठीक है। सल्फाइड आयन क्या लिखेंगे, मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। सर जो डाटा दिया हुआ है लिखो। सर सल्फाइड आयन का 1 मोल दिया हुआ है, सर सल्फाइड आयन का 1 मोल दिया हुआ है, एन फैक्टर कितना निकला था 2। सर इसकी मोल निकालना है, मान लेता हूं x, इसका एन फैक्टर कितना है 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2/5। द राइट आंसर इज, नोट करें
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी जेईई मेंस का PYQ है। ठीक है, आते हैं। जितना भी क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, बस इतनी लगेगी, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सर हम लोग किसका रिएक्शन करवा रहे हैं सर? KMnO4 का रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ? FeSO4 के साथ। सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7। ठीक है, अब सर ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब भी करेगा तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब यहां पे ये अगर +2 में है तो किस में जाएगा सर? +3 में जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अगर मैं सल्फर का अगर बात करता तो यहां पे क्या आता? +6 आता। +6 से अब यहां पे देखिएगा, पहले इसकी बात कर रहा हूं, 7 तो चला गया। ठीक है, अब इसका अगर H+ है, एसिडिक मीडियम है, तो ये किस में जा रहा है? Mn+2 में, Mn+2 में। सर मैं स्टेप 1 कर लिया, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of KMnO4 is equal to number of gram equivalent of क्या? FeSO4। इसमें एक चीज है सर, आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। सर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3 फॉर्मूला लगभग बताया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। क्या लगा दिया जाए भाई? मोल इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या ये वाले क्वेश्चन में क्या हम लोग ये लगा सकते हैं सर कि अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या ये वाला हम लोग लगा सकते हैं कि जो मोलारिटी होगा, मोलारिटी को ही तो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, मोल पर लीटर, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इंटू क्या करेंगे हम लोग? अच्छा वॉल्यूम ml में है तो इसको मिलीग्राम करने, जिसको हम लोग बदल देंगे लीटर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका एन फैक्टर निकालना है KMnO4, फाइंड द रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन 100 ml। ठीक है, इसका एन फैक्टर 5। ठीक है, अब आप लोग 0.2 मोल, 0.2, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग इसका? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 का। ठीक है, आइए यहां पे देखते हैं। देखो यहां पे किसका निकाला थे? KMnO4 का। KMnO4 का किसके बराबर कर रहे थे? तो इसका मोल कितना है? 0.2। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मोलारिटी कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग 100 × 10⁻³ करते हैं क्योंकि लीटर में बदल रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसका एन फैक्टर कितना है? 5। इसके बाद 0.21। क्या यहाँ से मोलारिटी निकल जाएगा? क्या यहाँ से मोलारिटी निकल जाएगा? नोट करें बेटा, यहाँ पे बेसिकली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना था तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज किए इसको? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। वॉल्यूम किस में दिया हुआ था? ml में। ठीक है, इसको नोट करिए। आइए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी किसका है? जेईई मेंस का। आइए इस पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस पे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। मैं अभी जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था आप लोग के साथ, तो उससे जस्ट एक आगे के स्टेप की ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है? 3 मोल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 का होल 3 रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 2 KMnO4 सॉल्यूशन, मतलब 2 मोलर, इसका मोलरिटी दिया हुआ है,
in acidic medium, hence the mole fraction of FeSO4 in the mixture। मतलब ऐसा क्वेश्चन में आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को मिला के पूछा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन FeSO4 का, तो सर आप बोलोगे ना कि जो मोल आपका FeSO4 का होगा डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल मिक्सचर में। और आपका जो मिक्सचर है सर वो किसका मिक्सचर है? FeSO4 का और Fe2SO4 का O3 का। ये किसका मिक्सचर है सर? इसका मिक्सचर है। और सबसे मजे वाली बात ये है कि सर इसका मोल कितना दिया हुआ है? इसका 3 मोल दिया हुआ है। तो अगर मैं सर इसका x मान लूं तो क्या इसका 3 माइनस x मोल होगा? क्या इसका 3 माइनस x मोल होगा? बिल्कुल होगा सर। तो मुझे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए मुझे मोल्स चाहिए FeSO4 का और टोटल मोल्स चाहिए। उसके बाद KMnO4 के साथ रिएक्शन भी कर रहा है, एंड वी नो दैट KMnO4 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज ही करेगा, खुद का तो रिडक्शन करेगा सर, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। यहां तक जो बात है आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, क्वेश्चन भी नोट करो। अब देखिए यहां पर देखते हैं सर। देखिए बात क्या है यहां पे कि जो आपका Fe2SO4 का O3 है वो टूटता है तो क्या 2Fe+3 में और 3SO4 2 माइनस में। सर यहां पे आप अगर देखोगे तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है अब 3। अब यहां से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। जो सल्फर का हुआ है कितना? 6। अब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। देख लो आप लोग खुद, यहाँ पे +3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 4 8 2 यहाँ 6, ये भी 6 ये भी 6। मतलब मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट है बट ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। अब KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो इसकी बात ही खत्म करते हैं सर। तो किसके साथ रिएक्शन करवाऊं सर? तो FeSO4 के साथ, जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन में इसी के साथ करवाया, KMnO4 के साथ। तो जब ये रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में तो ये किस में चला जाता है? Mn+2 में। 5 3 1 से याद रखेगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। ये किस में है? +7 में। ये किस में है? +2 में। ये ऑक्सीडाइज होगा किस में गया? +3 में। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे सर सल्फर का क्या हुआ? सल्फर का क्या हुआ? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है सर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 का। ऑक्सीडाइज तो ये वाला नहीं होगा ना सर, यहां से बात कर रहे हैं। अब देखो सर इसका एन फैक्टर 1, सर इसका एन फैक्टर कितना? 5 है ना। तो बस मोल इनटू एन फैक्टर लगाते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या था? मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4। एम आई राइट? नोट करें जब तक। चलिए आइए यहां तो हम लोग बोल सकते हैं सर, यहां पे हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि जो भी मोल्स इनटू एन फैक्टर किसका सर? किसका? KMnO4 का, वो किसके बराबर लिखे सर? मोल इनटू एन फैक्टर किसका सर? आपका FeSO4 का। सर इसका मोल क्या था? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दो तो 2 इंटू 100 इंटू 10 के पावर -q। एन फैक्टर कितना? 5। यहां पे कितना लिखूंगा मैं? मोल x माना था ना FeSO4 का, तो x इंटू एन फैक्टर कितना? 1। एन फैक्टर कितना? 1। तो यहां पे क्या किया जाए? मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000। यहां से कट के 1 आ रहा है और x इंटू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो मोल्स ऑफ FeSO4 होगा वो क्या होगा? 1 होगा।
तो यहां पे आप कह सकते हो जो मोल्स ऑफ ये जो मिक्सचर में था 3 मोल का मिक्सचर था ना FeSO4 का होल 3 वो क्या था 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स था तो क्या होगा 3 माइनस 1 मतलब 2 होगा। ठीक है, यहां तक देखिए, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सर मोल फ्रैक्शन तो ही निकालना है FeSO4 का, तो अगर मोल फ्रैक्शन हम लोग FeSO4 का निकाले तो मोल कितना 1, टोटल मोल कितना 3, 1 प्लस 2 टोटल मोल 3, ऑप्शन है क्या 1.3। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आई होगी। इसमें काफी जहां तक हो सकता है हर टाइप का मैं बताने का कोशिश किया हूँ, रेडॉक्स टाइट्रेशन का बेस्ट क्वेश्चन या इक्विवेलेंट का या एन फैक्टर का। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।